So from left to right, the atomic radius or size, फिर न्यूक्लियर चार्ज, और शील्डिंग इफेक्ट, उसको भी हम मेंशन करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट जो कल मैंने बताया था कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है, इट्स लाइक शील्डेड और ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। So atomic size radius across the period decreases, nuclear charge increases, shielding effect remains constant, right? क्योंकि shielding effect इस तरह होता है कि inner shells पे depend करता है। अब सोडियम और क्लोरीन और सल्फर में number of inner shell electron are same, तो shielding effect remains constant or remains same. And finally, as a result of this, ionization energy across the period, ionization energy क्या होगी? Increase और decrease? Increase होगी। देखो छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना will be much difficult compared to the one which is slightly bigger. So across the period, ionization energy would increase. तो अब जो लोग ऑनलाइन अभी ऐड हुए हैं, मैं एक दफा रिकैप करता हूँ। We were doing this ionization energy topic since yesterday. I wrote the factors which affect or control the ionization energy, which include atomic size, nuclear charge, shielding effect, और फिर वो स्पिन पे रिपल्शन वाला मैंने बताया था, which is an exception basically, वो सल्फर फास्फोरस पे अप्लाई होता है। उसके बाद फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप और पीरियड में, राइट? तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट फैक्टर है। पीरियड में आज मैंने एक्सप्लेन किया है, लिखें तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियड में कौन सा फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो या आप कह लो टू सम एक्सटेंट इररेलेवेंट फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है? सो दीज टू फैक्टर्स गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना एटॉमिक साइज कम है उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट उसके साथ अगेन स्ट्रक्चर्ड पेपर थ्योरी में जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, यू हैव टू मेंशन ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो, कि ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस are like decrease increase accordingly, shielding effect remains same throughout the period while ionization energy increases across the period. तो उसको मेंशन आपने जरूर करना है एज अ फैक्टर पॉइंट। तो ये चीज कल रह गई थी, तो मैंने एंड पे इस पॉइंट आउट किया था, लिखा नहीं था। तो अब इस पे कोई क्वेश्चन है पूछ लें, so that I could move further into this topic. We have 2 or 3 very important things left still. एक तो ग्राफ है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ ग्राफ्स हैं, 2-3 ग्राफ्स हैं, और फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन ग्राफ से आते हैं एमसीक्यूज में और स्ट्रक्चर्ड पेपर में, ठीक है? सर आपको समझ आ गई इसकी? कल जो हम कर रहे थे उससे आगे। यू टुक क्लास ऑनलाइन यस्टरडे? नो, वेरी नाइस। चलो अच्छा, अब इससे आगे ग्राफ्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी के। तो एज आई सेड देयर आर अबाउट 2 or 3 ग्राफ्स दैट वी हैव, तो इसका साइड हेडिंग में ग्राफ्स ही दे दूंगा। और द फर्स्ट ग्राफ इज द आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे थे अभी, ये थर्ड पीरियड के थे बाय द वे, इन्हीं का ग्राफ है, जनरल स्केच है। तो इट्स लाइक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ of third period elements.
थर्ड पीरियड एलिमेंट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में से सारों से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो व्हाट सॉर्ट ऑफ energies graph that we'll get. So because this graph is really important, आप इसको इसकी वर्कशीट आज मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की, बिकॉज अब आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज रादर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो उसमें आप देखेंगे दिस ग्राफ एंड द टू अदर ग्राफ्स दैट विल बी डूइंग, they repeat a lot in MCQs and even structured paper with same sort of questions. तो इस तरह के questions और topics जो common होते हैं, repeat होते हैं, उनको तो आपने सही स्ट्रॉन्ग रॉक सॉलिड याद कर लेना होता है, क्योंकि अगर वो पेपर में आ जाए और आपको अच्छा याद है तो यू फील मच कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी अबाउट द आंसर इवन कि आपने सही लिख लिया है। तो पहले इसका ग्राफ स्केच कर लेंगे, फिर उस पर जो एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वाई एक्सिस पे इट वुड बी आयनाइजेशन एनर्जी, किलो जूल्स पर मोल जो उसकी यूनिट, और एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन नंबर। अब थर्ड पीरियड में वी हैव सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन वगैरह। तो उसमें सोडियम्स प्रोटॉन नंबर इज लाइक 11। तो ये स्टार्ट में जो लिटिल हम मैंने दिखाया तो इट्स लाइक फ्रॉम 0 to 11, से इफ 11 स्टार्ट्स हियर, इसमें सोडियम में भी हम यहाँ मार्क कर रहे हैं, ठीक है, 0 पे नहीं मार्क करेंगे। तो सोडियम से ऑनवर्ड जब ग्राफ जाता है तो इट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. So it's like a kind of staircase graph. और इस पे मैं each dot is an element here, starting with sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. इसको आप sketch कर लें, try and keep the shape accordingly. Like aluminum should be slightly lower than magnesium, और इधर sulfur should be lower than phosphorus. बट एल्यूमिनियम को इतना नीचे नहीं लाएंगे कि वो सोडियम के लेवल पे आ जाए। Alright, so once you guys are done with the graph, तो उसके बाद सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा और वही पॉइंट्स में लिख दूंगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले समझ लें, फिर लिखने का टाइम मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछें। So this graph of first ionization energy of third period elements, this is in your syllabus, but for all the other periods the graph is same, right? Second का भी यही बनता है, fourth, fifth, sixth सबका same बनता है, but why exclusively third period is in your syllabus, उसको मैं point out कर देता हूँ। This one you don't need to write. Periodic table में AS के syllabus में जो main chemistry है वो basically थर्ड पीरियड पे फोकस करती है। तो थर्ड पीरियड इज लाइक दिस इज सेकंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड एंड दिस इज फोर्थ पीरियड। तो थर्ड पीरियड में हमारे पास ये सोडियम इधर आता है, मैग्नीशियम आता है और एंड पे आर्गॉन आता है। सो इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड वी डू नॉट हैव एनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बीच में, ठीक है, जो थोड़े डिफरेंट केमिस्ट्री वाले एलिमेंट्स हैं। तो आईसाइड के सेकंड पीरियड का भी एग्जैक्टली सेम ग्राफ है विद सेम एलिमेंट्स एट द सेम पॉइंट्स। थर्ड का तो सिलेबस में, फोर्थ का भी सेम होगा, लेकिन फोर्थ के केस में डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास ये बीच में 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो इवन इफ यू विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट फोर्थ और फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, तो एग्जामिनर वुड सिंपली स्किप ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देन जंप फ्रॉम हियर टू हियर। तो
उसका जो कॉन्सेप्ट और ट्रेंड है वो बिल्कुल थर्ड की तरह होगा, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो ग्राफ और केमिस्ट्री है दैट इज इन A2 सिलेबस, AS में आपसे नहीं पूछ सकते वो, ठीक है। इनफैक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स केमिस्ट्री इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम SNP ब्लॉक। तो आपने ये याद रखना है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड S और P ब्लॉक के ग्राफ्स स्केचेस आ सकते हैं, लेकिन आप पास पेपर करेंगे तो खुद से आपको स्केच करने के लिए थर्ड का ही आया हमेशा जो सिलेबस में बाय द वे। अब इसमें हमें क्या चीज नजर आ रही है, अब जब आपको एग्जामिनर समटाइम कहता है ना ग्राफ को एक्सप्लेन करें स्ट्रक्चर्ड पेपर में, सो व्हेन यू गेट टू एक्सप्लेन द ग्राफ और एनी ग्राफ बाय द वे, तो सबसे पहले तो आपने ये बताना होता है उस ग्राफ पे जो दो कंपैरिजन पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें ट्रेंड क्या है। तो पहला जो चीज मुझे इस ग्राफ से नजर आ रही है वो ये कि वाई एक्सिस पे जो है वो हमारा मेन फैक्टर होता है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो दिस थिंग which is on y-axis like ionization energy, so I could see कि on this graph it is increasing generally. So from sodium to argon, ionization energy is increasing. This is what you would be writing when you're supposed to describe the graph entirely yourself. तो पहला पॉइंट मैंने वो लिख दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी क्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हाँ, अगर एग्जामिनर ने उसका कहा जी रीजंस भी बताएं साथ, तो फिर आपको इसकी रीजन वो लिखनी है जो भी मैंने पीरियड के लिए लिखी थी कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। लेकिन जब आप सिर्फ ग्राफ की डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं तो फिर आप उसके रीजन साथ नहीं बताते, ना ही वो पूछते हैं आपसे। एक तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आप लोग मुझे बताएं कि व्हेन यू आर सपोज्ड टू जस्ट एक्सप्लेन दिस ग्राफ और अदर डिस्क्राइब इट, तो अदर देन द ट्रेंड जो मैंने लिख दिया है, व्हाट अदर थिंग्स वुड यू पॉइंट आउट किसी भी ग्राफ के लिए बाय द वे, उसके बाद आपका फोकस किन चीजों पे होगा, खुद से ट्राई करो। इसको हम क्या इसको हम क्या बोलेंगे, गुड, इसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी ग्राफ में ये जो चीज आपको नजर आ रही है, इधर एक डिप है और इधर एक डिप है, इनको हम बोलते हैं एनॉमलीज, डिफरेंसेस, एक्सेप्शंस। तो एक तो आपने जनरल ट्रेंड एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपने फोकस करना होता है एनॉमलीज पे। तो अगर आप नहीं करेंगे तो एग्जामिनर के कॉमन क्वेश्चन ही यही है, वो आपसे पूछेगा व्हाई एल्यूमिनियम इज लोअर देन मैग्नीशियम एंड देन व्हाई सल्फर इज लोअर देन फास्फोरस आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर उसने नहीं पूछा और आपको ग्राफ एक्सप्लेन करना तो द 3 पॉइंट्स दैट वी सी इंक्लूड 1, फिर एक्सेप्शन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, थर्ड एक्सेप्शन ऑफ फास्फोरेट्स एंड सल्फर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस विल गो फॉर एनी ग्राफ बाय द वे। पहले आप जनरल ट्रेंड एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद एनॉमलीज करते हैं, और अगर एनॉमली कोई नहीं हो तो बस आप और कुछ बता दें उसको, अगर कुछ बता सकते हैं कि व्हाई द ट्रेंड इज लाइक दैट, ठीक है। चल, अब इसके आगे मैं पहले एनॉमली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, इसकी जो एनॉमली या एक्सेप्शन है, एनॉमली हम कहते हैं डिफरेंस, समथिंग विच इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जनरल ट्रेंड के साथ मैच नहीं कर रहा। सोडियम और मैग्नीशियम का जो डिफरेंस है वो क्यों है, अच्छा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर लिखूंगा, ठीक है, आपने पहले समझ लेना है। वी एक्सप्लेन दिस डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर एक्सप्लेन करते हैं। मैग्नीशियम्स कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 SPDF कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF is like 1s2 2s2 2p6 3s2. Aluminum has just one more electron in it, so it would be like 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1, right? This is the electronic or SPDF configuration of aluminum. अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि जब मैं मैग्नीशियम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो which subshell would be the one that would give that electron away, कहाँ से जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी वाला, एंड दैट इज 3s2, राइट। ये इधर न्यूक्लियस है और पहला सब शेल 1s2 है और हाईएस्ट एनर्जी ये वाला है, इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि वी आर डूइंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ, राइट। और इसी तरह से इफ आई एम सपोज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कहाँ से जा रहा है, 3p1 से, ऑलराइट। एंड बिकॉज एल्यूमिनियम का भी इधर न्यूक्लियस और 1s2 और फिर आगे चल रहा है। अब यू कुड सी के मैग्नीशियम में जो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 3s2 से जा रहा है, विच इज रिलेटिवली क्लोजर टू द न्यूक्लियस। Aluminum में first electron is going from 3p1 which is rather slightly away from the nucleus, 3s2 के बाद आ रहा है ना, तो 3s2 के बाद आ रहा है, इट मीन्स के उसमें एल्यूमिनियम में relatively थोड़ी सी शील्डिंग ज्यादा है। जब शील्डिंग ज्यादा होगी तो इट विल टेक लेस एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट मीन के मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बट एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इज रिलेटिवली इजी मीन लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जब पेपर में आपने इस एक्सेप्शन को लिखना है तो यू हैव टू गिव रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड द फैक्ट दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द शील्डिंग। पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आपको, आपने सिर्फ वैलेंस सब शेल्स का रेफरेंस देना है, ठीक है। मैं इसको अब लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लें, फिर क्वेश्चन भी पूछ लें अगर समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर दूँ। सो आप मैग्नीशियम को सब्जेक्ट बना लें या एल्यूमिनियम को सब्जेक्ट बना लें, किसी के एंगल से आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। So we will say in magnesium electron is lost from 3s2 which is closer to the nucleus while in aluminum आप एलिमेंट्स का वर्ड्स में लिखने की जगह सिंबल्स लिख सकते हैं, दैट सेव्स योर टाइम एंड स्पेस आल्सो। while in aluminum electron is removed from 3p1 which is further away from nucleus। इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आई होप ऑनलाइन वालों को मसला नहीं होगा। सो इन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 3p1 which is further away from nucleus with more shielding, hence lower ionization energy। So I'll read it all, especially for online student जो बैठ के इनको sometime सही clear नजर नहीं आ रहा होगा। In magnesium, electron is lost from 3s2, which is closer to the nucleus compared to this, while in aluminum, electron is lost from 3p1, which is further away from nucleus with more shielding, hence it has lower ionization energy. सर जी एस के सबशेल के अंदर पेयर्स में नहीं होते ना इलेक्ट्रॉन? एस के एस का फर्दर S- सबशेल नहीं है, एस itself is like सॉरी सब। एस, हाँ एस सबशेल में वैसे। हाँ एस सबशेल तो एक ही है, उसमें इलेक्ट्रॉन एस में यू कुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जब 2 होंगे तो वो पेयर में होंगे। तो फिर मैग्नीशियम के अंदर स्पिन पेयर रिपल्शन नहीं है? हाँ गुड। नहीं, द थिंग इज के whenever the electrons are like in pair, maybe 1s2 में 2s2 में या 2p6 में, whenever the electrons are in pair in whatever subshell, they always have this spin pair repulsion present, but since the electrons have to come together, they do make pair, and opposite में अगर वो spin same नहीं करेंगे, opposite नहीं करेंगे तो वो pair बना ही नहीं सकते। तो with the opposite spin they manage to minimize that repulsion, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो पेयर ब्रेक हो जाए नेचुरली, ठीक है ना। वो पेयर एग्जिस्ट कर लेता है नेचुरली जब एक एटम नेचर में प्रेजेंट है,
बट जब हम उसको हीट करते हैं तो वो स्पिन पेयर रिपल्शन उसको सेपरेट होने में हेल्प करती है। अब नेचर में तो एटम्स को स्पेशली कोई नहीं हीट कर रहा ऑब्वियसली, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से स्टेबल होते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो वैलेंस सबशेल होता है उसी के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होते हैं। अब उसमें नेचुरली स्पिन पेयर रिपल्शन प्रेजेंट है, नो डाउट, लेकिन जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो एक न्यूक्लियर अट्रैक्शन और उसके साथ जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी काउंट करता है ना। तो जो 3p1 का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो रिलेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू 3s2। इस वजह से मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को जरा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है कंपेयर टू 3p1 ऑफ एल्यूमिनियम, इस वजह से उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है। तो इसको हम स्पिन पे रिपल्शन में नहीं ऐड कर सकते। इनफैक्ट अगर आप ये भी नोट करें, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। हमने एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था पहला रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू द एनर्जी। तो अगर आप ये देखें कि 3p1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी हायर एनर्जी पे है कंपेयर टू 3s2 के इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं इनको हीट करूंगा तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ज्यादा एनर्जी है उसको थोड़ी सी हीट मिलेगी, वो चला जाएगा। तो 3p1 में एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन वो थोड़ी हीट लेके निकल जाता है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, शील्डिंग भी ज्यादा है, बाकी सारे फैक्टर उसको उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर रहे हैं। अच्छा, जो सल्फर और फास्फोरस की एक्सेप्शन है ये हमने इनफैक्ट कल कर ली थी, और ये स्पिन पेयर रिपल्शन वाली, तो उसको भी मैं पॉइंट आउट करके रिपीट करके इधर लिख देता हूँ कि ये जो एक्सेप्शन और एनॉमली इधर आ रही है, व्हाई इज इट सो। सो लाइक एग्जाम में जब आपको थर्ड एक्सेप्शन बतानी है ग्राफ में या पॉइंट आउट करना है, उसमें हमें फास्फोरस सल्फर बताना पड़ता है। So the third is this phosphorus and sulfur, this difference। उसके लिए भी अगेन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस देंगे जो कल मैंने पॉइंट आउट किए थे। फास्फोरस कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक एंड्स अप एज 3p3 और सल्फर बैलेंस सबशेल कॉन्फ़िगरेशन एंड्स एज 3p4, राइट। और 3p3 के साथ फास्फोरस के पास सारे इलेक्ट्रॉन्स लाइक क्लॉकवाइज स्पिन के साथ सेपरेट ऑर्बिटल्स में, so it's like half filled, relatively more stable than sulfur's 3p4 which is having spin pair repulsion also। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसको पहले लिख लेते हैं हम। तो phosphorus loses electron from 3p3 which is half filled and more stable। Phosphorus loses electron from 3p3 which is half filled and more stable than 3p4 of sulfur which is or which has spin pair repulsion। Hence phosphorus has higher ionization energy। तो कल जो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जो रूल्स बता रहा था उसमें स्पिन पे रिपल्शन में भी इनफैक्ट आई गिव एन एग्जांपल ऑफ फास्फोरस सल्फर बिकॉज वी नीड इट हियर। तो उसको मैं फिर पॉइंट आउट कर देता हूँ। फास्फोरस प्रोटॉन 15 and its valence subshell is like 3p3 with 3 electrons in p। We put 1 electron in each orbital and we do not pair up। Sulfur is like 16 and that's 3p4। 3p4 के लिए भी रूल यही है कि आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले बॉक्सेस को देने हैं फिर पेयरिंग करेंगे। तो इट्स लाइक 1 2 3 एंड देन 1 4। तो फास्फोरस के सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन के साथ हैं, रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि हाफ फील्ड और फील्ड ऑर्बिटल्स आर लाइक मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट। तो ये एक तो स्टेबल भी है। फिर सल्फर में हमारे पास 3p4 है जिसमें यहाँ पर स्पिन पे रिपल्शन है। तो जब सल्फर और फास्फोरस को हम
हीट करते हैं तो सल्फर वुड लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पेयर relatively easily compared to phosphorus. Phosphorus की ionization energy सल्फर से पे slightly higher है. तो as I said कि ये दो exceptions आपसे एग्जामिनर पूछता है. अच्छा, noble gases will always have highest ionization energy in their respective periods. उसकी रीजन ये होती है कि noble gases जो हैं वो उनके valence subshells complete होते हैं. So with the complete valence subshell, the atom would have highest stability. तो हाईएस्ट स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी मोस्ट डिफिकल्ट आल्सो. इस वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट रहती है. अब ये फर्स्ट ग्राफ हमारा हो गया. वी स्टिल हैव टाइम, वी कैन डू द अदर स्मॉलर ग्राफ रिलेटिवली क्विक. इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें ऑनलाइन जो बैठे हैं स्पेशली. कौन सा वाला? ये वाला पॉइंट पहले आंसर कर दें. ओके, कौन सा वाला था? मैं कह रही हूँ फॉस्फोरस की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी सल्फर से. Very good question. We are lucky that we never get the second ionization energy graphs. Like first का मतलब ये है कि जब एटम के पास न्यूट्रल है और सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. But if ever you get to answer the second ionization energy between two atoms, तो the best thing is that we have this data booklet with us. ठीक है. फिर मोस्ट प्रॉब्ली उस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको हिंट देगा कि यूजिंग और विद रेफरेंस टू डेटा बुकलेट कंपेयर एंड गिव रीजन और सजेस्ट. तो उसमें फिर आप जाके इधर फास्फोरस और सल्फर जो है उनका डिफरेंस जब देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ. देखो ये पेज है, इसमें एक टेबल है और इस टेबल पे वी हैव दीज सिलेक्टेड एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल और उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक सबकी. ठीक है. अच्छा, इस टेबल में जब आप जाके देखोगे सल्फर फास्फोरस को तो यू वुड सी के जो फास्फोरस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है दैट्स 1060. ठीक है, ये वाली 1060. और फर्स्ट सल्फर की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है दैट्स लाइक 1000, स्लाइटली लोअर. लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा इमाइल, इंटरेस्टिंग मैं बात बताने लगा था. उसमें फास्फोरस की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है दैट्स 1900 और जो सल्फर की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो 2200 है. समझ आ रही है? मतलब अगर मैं सल्फर में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि अब सल्फर के पास भी ये 3p3 हो जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए. अब सल्फर एंड फास्फोरस व्हेन वी कंपेयर देम आफ्टर टेकिंग अवे इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर का जो एटॉमिक रेडियस अभी मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था वो फास्फोरस से छोटा है. तो इट विल बी मच डिफिकल्ट टू टेक अवे सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सल्फर कंपेयर टू फास्फोरस. इस वजह से सल्फर की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसका एटॉमिक साइज कंट्रोल करेगा और वो हाई हो जाएगी. लाइक 1900 के अगेंस्ट वो 2200 पे चली गई है. ठीक है, तो वो डेफिनेटली हायर है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. लेकिन आपको जनरलाइज करके कंपेयर नहीं करना, आपने डेटा बुकलेट में चले जाना है, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा वैल्यूज गिवन है. तो अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाए लाइक एग्जामिनर आपसे कह दे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फास्फोरस की कम है और सल्फर की ज़्यादा है, तो फिर आप एटॉमिक साइज पे एक्सप्लेन करोगे कि स्मॉलर एटॉमिक साइज की वजह से वो ज़्यादा होगी. मेरा आप इसको पूछ रही थी, मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ. लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल रहे थे फास्फोरस से और सल्फर से, तो फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 and with that its valence subshell is like 3p3, so we go like one electron in each box. सल्फर के लिए 3p4 तो एक पेयर बनता है. ठीक हो गया. अब मैं इसको हीट करता हूँ, ये हाफ फिल्ड है और ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें किसी पेयर में रिपल्शन नहीं है. इधर इस पेयर में रिपल्शन है, जो स्पिन पेयर रिपल्शन वाला फैक्टर मैंने कल बताया था. तो अगर एक आउट ऑफ टू एटम्स वन एटम हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच डज हैव रिपल्शन इन इट, तो जब मैं हीट करूंगा दोनों एटम्स को तो जिसमें रिपल्शन है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा. जल्दी लूज करेगा मतलब आई वोंट हैव टू हीट इट मोर, आई हैव टू गिव इट लेस एनर्जी. इस वजह से सल्फर की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है. देन हिमायल ने पूछा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड के लिए फिर वो एटॉमिक साइज वाला फैक्टर आ जाएगा और वो सल्फर की ज्यादा. अच्छा, अब नेक्स्ट ग्राफ की हेडिंग तो मैं दूंगा डेफिनेटली, तो मैंने सोचा था पढ़ा दूं, लेकिन अब चूंकि उतना टाइम नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये पूरा हो जाए.
अच्छा, अब कल फ्राइडे की क्लास फेस टू फेस होगी और इसी तरह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी है। तो जो लोग हैं, कल थर्सडे, सॉरी मैंने ए ओ लेवल वालों को भी कह के भेज दी, उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया मुझे। तो कल थर्सडे है, बिल्कुल फ्राइडे वाली जो क्लास है वो फेस टू फेस ही होगी अब से। तो जो लोग आते हैं ना अकेडमी, तो वो जरूर आए, छुट्टी मत करें, फेस टू फेस। अच्छा, जो सेकंड ग्राफ है, that is actually successive ionization energies graph of sodium and potassium. These two are like in the syllabus. Successive ionization energy graph of sodium. अच्छा, ये अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग मुझे बता दें कि इस ग्राफ के टाइटल का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट कहते हैं सर समझ नहीं आ रही कि स्टेटमेंट क्या है। तो ये प्रॉब्लम मेरी कोशिश होती है क्लास में डिस्कशन में सॉल्व कर। व्हाट डू यू मेक फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट दैट ग्राफ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ ऑफ सोडियम? इजी है, हाँ ट्रेंड, लेकिन अबाउट व्हाट? हाँ, आई मीन ग्राफ जब हम बनाएंगे, एक साइड पे आयनाइजेशन एनर्जीज होगा और एक साइड पे क्या होगा, प्रोटॉन नंबर, गुड, ऑफ सोडियम। अच्छा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आपने एक एटम लिया सोडियम का फॉर इंस्टेंस, और उसमें अगर ओ लेवल के स्टाइल से ही चले जाएं, तो अब सोडियम में 3 शेल्स हैं, फर्स्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब है कि आप उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करना स्टार्ट करेंगे, and one after the other you would take all the electrons from the atom, ठीक है ना, successively one after the other सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अच्छा, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए होगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जीज का ग्राफ बनेगा उसको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ कहते हैं। सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का। अब सोडियम का सिलेबस में पोटाशियम आ जाता है, लेकिन छोटे एटम आते हैं इसमें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़ा एटम है तो उसका ग्राफ भी बहुत बड़ा बनेगा। तो आप लोग मुझे बता दें, लास्ट चीज बस खत्म, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी ऑफ द सेम एलिमेंट? इंक्रीज करेंगी, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वन आफ्टर द अदर, पॉजिटिव चार्ज वुड बिकम मोर एंड मोर, तो इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, ठीक है। तो ग्राफ इंक्रीजिंग ही होगा विद सम एक्सेप्शंस, अगेन वही पेपर में आती है। कल करेंगे इंशाल्लाह इसको, ठीक है। और एक और चीज है वो भी ऐड करके फिर कर, आज फिजिक्स की क्लास होगी, बताया सर ने कुछ? हाँ, आप बस नीचे जाओ, ऑफिस के साथ ही लेफ्ट साइड पे रूम है उसमें। सर एक चीज पूछनी है, जी फास्फोरस और सल्फर में एटॉमिक साइज ओवररूल क्यों हो जाता है शील्डिंग से? नहीं, फास्फोरस और सल्फर में जो एटॉमिक साइज है उसके ओवरऑल होने की वजह ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही सबशेल से जाते हैं ना, एक ही सबशेल से, एल्यूमिनियम और सल्फर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में ऐसा नहीं हो रहा था। उसमें एक इलेक्ट्रॉन 3s में से जा रहा था और एक 3p में से जा रहा था, डिफरेंट सबशेल से जा रहे थे। लेकिन जब सल्फर फास्फोरस को आप देखते हो तो इसमें बोथ दीज टू एटम्स हैव सेम सबशेल लाइक 3p। तो एक ही सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं तो वहां फिर हमें फिर पेयर रिपल्शन वगैरह, अगर एक में प्रेजेंट है दूसरे में नहीं, तो तब अप्लाई होती है, अदरवाइज नहीं अप्लाई होती। अदरवाइज डोमिनेंट फैक्टर एटॉमिक साइज ही रहता है, इस वजह से, ठीक है। चलो, दैट वुड बी ऑल देन। अल्लाह हाफिज।